हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडियन संविधान के क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। टोटल इंडियन संविधान की 16 मुख्य विशेषताएं हैं, जिनको हमने आसान करने के लिए 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला चैप्टर है फाउंडेशन, यानी कि नींव, यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिस पे हमारा संविधान बना है, जो कि है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे नंबर पे है ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि इसको अलग अलग जगह से कैरी किया गया है, इसके कुछ फीचर्स को किसी जगह से, दूसरे फीचर्स को किसी और जगह से। तीसरे नंबर पे है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का कैसा सिस्टम यहाँ पे चलता है, जैसे कि फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बाइस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, यानी कि इन दोनों को कैसे कंबाइन करके हमारे सिस्टम में डाला गया है इसको। आगे है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद आता है चैप्टर 3, जिसमें हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, हमारी डीपीएसपी जो हमारी संविधान में मौजूद हैं। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सेकुलर स्टेट। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि कुछ स्पेशल रूल्स, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज़, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड 3 टायर गवर्नमेंट। तो ये है टोटल 16 सेलिएंट फीचर्स, जिसको कि हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा भारत का संविधान सबसे लंबा लिखा जाने वाला संविधान है। कोई भी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं जो इतना लंबा हो और लिखा गया हो। संविधान तो जैसे और भी हैं, यूएसए में भी है, वहाँ पे भी लिखा गया है, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें लेंथियस्ट की, तो जैसे कि है ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली इसमें 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं, क्योंकि टाइम पे इसमें ज़रूरत के अनुसार अमेंडमेंट की गई, नए आर्टिकल डाले गए, कुछ पुराने डिलीट किए गए, जिसके कारण अब इसकी लेंथ और भी बड़ी हो चुकी है। अगर हम इसकी बात करें दूसरे फीचर की, तो वो है ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि इसको अलग अलग सोर्सेज से ड्रॉन किया गया है। वो हम पढ़ते हैं कैसे, जैसे कि इसका स्ट्रक्चरल पार्ट होता है गवर्नमेंट का स्केलेटन और मशीनरी, यानी कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उसका पूरा स्केलेटन कैसे होगा, जो कि हमने उसको मेजर पार्ट लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसमें कि था अलग अलग था फेडरल स्कीम, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिसको हम आज 7th शेड्यूल में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरे नंबर पे है फेडरल कोर्ट, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जैसे कि यूपीएससी और पीएससी, ये अलग अलग से पेपर लेते हैं आईएएस आईपीएस के। उसके बाद है इसका पॉलिटिकल पार्ट क्या होता है, जो गवर्नमेंट और इसके लोगों के बीच में रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है, कैसे इनका सिस्टम चलेगा, कैसे गवर्नमेंट और लोगों का आपस में रिलेशनशिप होगा, जो कि हमने मेजरली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसए में अभी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। उसके साथ ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारी एग्जीक्यूटिव अपनी लेजिस्लेटिव को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। कैबिनेट गवर्नमेंट। उसके बाद आता है फिलोसफिकल पार्ट, जैसे क्या होता है, जो जिस पे कंट्री हमारी स्टैंड करती है अपने राइट्स के लिए, सिटीज़न का क्या राइट होगा, सिटीज़न की क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो सारा इसमें फिलोसफिकल पार्ट है, जो कि वह फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हुए हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएस भी लिया हुआ है हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्ट क्या होता है और फिलोसफिकल पार्ट क्या होता है। स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए लिया जाए, जैसे कि एक घर बनना, वो डिसाइड करेगा कि क्या सा स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, वो होगा जैसे घर बनाना। पॉलिटिकल पार्ट क्या होगा, जो उस घर में कौन रहेगा, उस घर को कौन चलाएगा, वो सारा पॉलिटिकल पार्ट होगा। जैसे कि कौन सी गवर्नमेंट होगी, लोगों में कैसा उनका आपस में रिलेशन होगा। तीसरे नंबर पे है फिलोसॉफिकल पार्ट, जिसमें हम क्या बताएंगे, जो इसमें लोग रहते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, उनको क्या मोरल्स होंगे, वो सारा फिलोसॉफिकल पार्ट में आएगा। अब हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करें तो वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। वो हम बताएंगे कैसे। इसमें हम कहेंगे ये दोनों का ही बना हुआ है, दोनों का मिक्सचर है, ये ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 368 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप के अमेंडमेंट बताता है। कुछ जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट है, कुछ प्रोविजंस होते हैं वो सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। स्पेशल मेजॉरिटी कैसे, पहले तो टोटल मेंबरशिप देखेंगे कि टोटल मेंबरशिप में 2/3 मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, और उनमें से वोट करने के बाद उनकी जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि 50-50, 2/3 पहले तो प्रेजेंट हो, उसके बाद वो जो 2/3 प्रेजेंट है उनमें से 50% से ज़्यादा अगर वोट करेंगे तभी कुछ वो प्रोविज़न प्रोविज़न अमेंड हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अदरवाइज़ वो अमेंडमेंट नहीं होगी। दोनों हाउसेस में चाहिए होगा वो भी। जैसे कि कुछ प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रोविज़न ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है पार्लियामेंट की, लेकिन स्टेट्स जो हमारे राज्य होते हैं उनकी रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की इलेक्शन को अमेंड करने के लिए, अगर उसमें कुछ भी हमने अमेंड करना है रूल को, तो इन सब में पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होगी और स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि ये फेडरल फीचर को हमारे को अमेंड कर रहा है। इससे हमारे सेंटर और स्टेट्स के रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसा आएगा, तो इसीलिए इनको हमें चेंज करने के लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होगी। आगे है जैसे जुडिशरी में भी अगर कुछ चेंजेस लेके आने हैं, उसमें भी हमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि उसके बिना हम उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड फॉर्म ले लेता है, उसको हम ईजिली अमेंड नहीं कर सकते। और कुछ प्रोविज़न ऐसी भी होती हैं जिनको सिर्फ हम पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, तो वो प्रोविज़न हम ईज़िली सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर देंगे, और जो वो वाली प्रोविज़न आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होंगी। तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा, गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, चैप्टर 2 जिसकी हमने पीछे बात की थी, उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका पहला फीचर ये है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि हमारा सिस्टम फेडरल है पर उसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग है। वो हम कैसे दिखाएंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग है, हम देखते हैं। फेडरल फॉर्म में तो क्या हमारा भी जो फेडरल फॉर्म डिफाइन कर रहा है, जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स, यानी कि यहाँ पे एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है और स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो वो फेडरल फॉर्म है। जैसे कि USA में भी ऐसे होता है, सेंट्रल में अलग सरकार होती है और फेडरल्स की अलग अलग होती है। और दूसरे नंबर पे है डिविजन्स ऑफ पावर, जो पावर्स हैं उसको क्या क्या पावर्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो सारी डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जब विदाउट अमेंडमेंट। तो फिर वो डिफ़ाइन हो गई, रिटन हो गई, तो इसके कारण वो क्या हो गया कि फेडरल फॉर्म हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन खुद में ही एक फेडरल फॉर्म है, फेडरल फॉर्म का फीचर है, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो मतलब सब कुछ सबको पता है, और उसमें कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कोई सेंटर अपनी मनमानी से कुछ नहीं ले आ सकती, उसको स्टेट्स को पता है उनकी पावर के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में।
उसके बाद है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिजिड है, उसको कैसे कुछ जो प्रोविज़न है वो चेंजेस लेकर आने हैं, अमेंडमेंट लेके आनी है, उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट की। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट है, वो कभी ये नहीं देखेगी सेंटर का ज़्यादा साइड लेना है या स्टेट का, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगी। वो एक फ़ीचर है फेडरल फॉर्म का। आगे है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म यानी कि यहाँ पे 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा में जैसे एमपीज़ होते हैं, राज्यसभा में क्या है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है असेंबली, उसमें स्टेट्स अपने नुमाइंदे भेजते हैं। तो हमने ये देख लिया फेडरल फॉर्म कैसे है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटरी फीचर्स कौन से यूनाइटरी फीचर्स हैं जो इसमें यूनाइटरी हम कहते हैं, यूनाइटरी बायस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल है, इसमें स्टेट और सेंटर का अलग अलग नहीं है, इसमें सब पूरे हमारी कंट्री का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल उसको वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को रन कर रहा है, स्टेट्स को भी वही कर रहा है रन और सेंटर को भी वही रन कर रहा है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हर जो हमारे देश में हर कोई इंसान देश का जो रहने वाला है वो हमारी कंट्री का नागरिक है, यानी उसकी सिटीजनशिप स्टेट में लग नहीं है, वो इंडिया कंट्री की ही सिटीजनशिप होगी उसको। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने जैसे पढ़ा था कि कुछ प्रोविजंस ईजिली अमेंड हो जाती हैं, तो उसी कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, यानी अगर कुछ ज़रूरी चेंज करनी है तो उसके लिए हमें बहुत मेजोरिटी की, सिंपल मेजोरिटी से भी हम कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड यानी कि पहले की सुप्रीम कोर्ट है, एक हायरार्की है, पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो ये सारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, यानी कि जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनको भी सेंटर अपॉइंट करती है, तो यहाँ पे एक यूनाइटरी फीचर्स है, यानी कि यहाँ पे यूनियन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो भी यूनाइटरी फीचर्स हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न में सेंटर का कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, वो पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लेती है, जैसे हम पढ़ेंगे कहीं आगे है ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS IPS, वो पूरे क्या करते हैं, वो स्टेट कैडर में भी अपनी सर्विसेज देते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी चलाने में भी काम करते हैं, तो एक यूनाइटरी फीचर्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो इसका बेस क्या है, जैसे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको चलाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकार चलाते हैं। उनमें आपसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि वो अपने आपस में एक कोऑपरेशन से काम करें, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो उस पर ये प्रिंसिपल बेस्ड है। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। ये सारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ही नाम हैं। USA में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट अलग है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स अलग है, लेकिन यहाँ पे इनमें आपस में कॉपरेशन चलता है, बिल्कुल सेपरेट नहीं है ये। अगर हम इसकी बात करें पार्लियामेंट्री गवर्नेंस होती कैसे है, वो है जैसे कि यहाँ पे सेंटर पे होंगे PM, उनमें लीडरशिप होंगी, और स्टेट्स में होंगे CM यानी कि चीफ मिनिस्टर, वहाँ के लीडर वो होंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 हेड्स होंगे, नॉमिनल और रियल। जैसे कि सेंटर में है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड, और प्राइम मिनिस्टर हैं और उसकी कैबिनेट है रियल हेड्स। उसके बाद है मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी कि जो पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा सीट्स ली होंगी पार्लियामेंट में, इलेक्शन में, वो पार्टी रूल करेगी।
जिसके सबसे ज़्यादा रूल पार्टीज़ में जिसके 50% से ज़्यादा वोट्स आएंगी, सीटें आएंगी, वो पार्टी रूल करेगी। उसके बाद है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेटिव, यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी सरकार है, सरकार की मिनिस्ट्री है, वो अपने एक्शन के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है टू लेजिस्लेटर, जो वहाँ पे पार्लियामेंट में एमपीस बैठे हैं, जिनको हमारे लोगों ने चुना गया है। क्योंकि अगर एक में इनमें से किसी ने भी कोई काम गलत किया, कोई काम ऐसा सही नहीं किया, तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिव है, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है उनकी। उसके बाद है मिनिस्टर्स मेंबरशिप इन लेजिस्लेटर, यानी कि जो लेजिस्लेटर है जिसमें कानून बनाएंगे, उसमें से ही मिनिस्टर्स ले जाएंगे एग्जीक्यूटिव में, वही मिनिस्टर्स होंगे जो लेजिस्लेटर का पार्ट होंगे। ये सारे हैं हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नेंस के फीचर्स। जैसे ब्रिटिश मॉडल में ये दो बातों से अलग है, दो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये ब्रिटिश मॉडल से थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट है। पहला है कि नॉट अ सॉवरन बॉडी लाइक ब्रिटिश, यानी कि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है पूरी एक तरीके से बिल्कुल आज़ाद इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जैसा चाहे कानून पास कर सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में यहाँ पे वो ऐसे कानून कोई भी पास नहीं कर सकता, यहाँ पे जुडिशियल चेक होना ज़रूरी है। उसके बाद है इलेक्टेड हेड नॉट हेरिडेटरी, यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा, जो नॉमिनल हेड होगा, उसको भी इलेक्शन होंगे, उसके भी इलेक्ट होगा। वो पीछे वो रियासती नहीं होगा जैसे कि ब्रिटिश में है, वहाँ पे प्रिंसेस वगैरह होते हैं, वही आगे उनको नॉमिनल हेड बनते हैं, लेकिन इंडिया में वो इलेक्टेड होंगे। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी, यानी कि हमारे संविधान में इन दोनों को, ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को भी रखा गया है और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी को भी रखा गया है। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया गया है, वो हम पढ़ते हैं कैसे। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यहाँ की, जैसा यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कुछ भी कानून बना सकती है। जुडिशियल सुपरमेसी यानी कि जुडिशियल के पास बहुत पावर है, जो अमेरिकन सिस्टम में है, वो किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। वो हम बताएंगे कि इन दोनों का मिक्सचर कैसे है हमारे इंडियन सिस्टम में। जैसे कि हमारी इंडियन जुडिशरी है, एक हाथ तो वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो रिव्यू करके अगर उसे लगता है कि कोई गैर संवैधानिक कानून पास किया है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। और दूसरी साइड पार्लियामेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन अमेंड कर सकती है, उसके पास पावर है। जो हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास कुछ प्रोविज़न्स को अमेंड कर सकती है, उसको आर्टिकल 368 के अंदर पावर दी गई है, लेकिन और वो अपनी पावर का यूज़ करके वो मेजर पोर्शन अमेंड कर सकती है। तो इसीलिए वो इन दोनों का हमारे सिस्टम में एक तरीके से मिक्सचर है, दोनों को एक कंबाइन करके एक सिस्टम जनरेट किया गया है ताकि उनमें दोनों के फीचर्स रहें। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू और इंडियन जुडिशियल रिव्यू में, तो इंडियन जुडिशियल रिव्यू है उसका स्कोप थोड़ा सा नैरो है, यानी कि वो उसके पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू में है। उसका अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे कैसे, इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन अमेरिका में क्या फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, यानी कि क्या देखेगी यहाँ पे जुडिशरी, क्या देखेगी, अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो वो देखे, अगर उसके खिलाफ़ वहाँ पे जाता है, कोर्ट में कोई जाता है, तो पहले वो देखेगी कि उसके खिलाफ़ कानून बना हुआ है, क्या वो एक्शन हो सकता है जिस वो लॉ अलाउ करता है, और उसके बाद ये देखेगी जो उस लॉ में लिखा गया है, प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, वो फॉलो हुआ है, तो उसको एक्शन को जस्टिफाई हो सकता है भी हाँ वो एक्शन सही है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ये तो देखेगी भी हाँ कानून बना हुआ है और कानून में प्रोसीजर फॉलो हुआ है, लेकिन वो ये भी देखेगी जो कानून बना हुआ है वो खुद भी जस्ट और रीज़नेबल है या नहीं, वो सब ये देखेगी। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर कोई हमें रूल कहे कि किसी ने हमें जॉब से हटा दिया,
क्यों? बिकॉज रूल कहता है कि ठीक है हम इसको हटा सकते हैं। लेकिन अमेरिकन प्रोसेस में क्या होगा, अमेरिकन में ऐसा होगा कि हम किसी, अमेरिका में क्या कहते हैं कि हमें को ऐसा, हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं हो सकता जो हमें बिना वजह किसी जॉब से हटा जाए। उसके लिए एक प्रॉपर कारण होगा, एक कारण नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही हम किसी को जॉब से हटा सकते हैं। वो रूल अगर लॉ जस्ट होगा, रीज़नेबल होगा, तभी वो एक्शन जस्टिफाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन हमारे इंडिया में भी इसका अप्रोच बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले हमारे यहाँ पे भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ था, अब भी है किताबों में, लेकिन अगर हम देखें रियलिटी में, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे कहा है, जैसे कि मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1978 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रोच चेंज किया और कहा कि जो लॉ है, जो इस्टेब्लिश किया, तो अगर जो कानून है वो राइट होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए, न्यायवादी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे भी हम कोई आर्बिट्री कानून नहीं बना सकते। इसीलिए अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो वर्ड यूज़ करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, बट एक्चुअली हम रियल लाइफ में ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं। यानी कि अब हमें अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू का हमारा जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू की तरह एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद अगला फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसे? इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट स्टेट्स में हाई कोर्ट है, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है। इसके कारण क्या होता है? पावर ऑफ अपील। पावर ऑफ अपील कैसे? अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई पर्सन लोअर कोर्ट की जजमेंट से निराश है तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है। जैसे ये लोअर कोर्ट वाला सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट में भी अगर किसी को जज नहीं पसंद है, जजमेंट नहीं सही लगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपनी अपील कर सकता है। तो ये पावर ऑफ अपील है और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का एक फीचर है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। यूनिफॉर्मिटी लॉ क्या? ये क्या होता है? अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ कोई भी है तो उनकी इंटरप्रिटेशन सेम रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसको इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी जो डेफिनेशन है, उसको आगे हम परिभाषा करनी हो तो वो सेम रहेगी, वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी, लास्ट की यूनिफॉर्मिटी रहेगी। इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं जो उनकी इंडिपेंडेंट को मेंटेन करके रखते हैं, वो हम देखेंगे कैसे, कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उनका फिक्स टेन्योर है, उनका टेन्योर कोई भी कम बड़ा नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट के जज का है 62 ईयर्स, और ये फिक्स है, इसको अपनी मर्जी से हम चेंज नहीं किया जा सकता, तो उनको एक टेन्योर की सिक्योरिटी दी हुई है। आगे है डिफ़िकल्ट रिमूवल प्रोसेस। अगर आगे किसी जज से हम सेटिस्फाई नहीं है तो उसको बहुत मुश्किल है उसको रिमूव करना, उसको वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी हाउसेस में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक कभी भी रिमूव नहीं हो पाया सक्सेसफुली, तो ये एक उनकी इंडिपेंडेंट को इंश्योर करता है ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंटली काम करें, इंडिपेंडेंट जजमेंट दे विदाउट किसी के कंट्रोल से, कोई उनको हटा ना सके। उसके बाद है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि उनको फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट है, यानी उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, मतलब उनकी सैलरी को पार्लियामेंट में हर साल वोट नहीं किया जा सकता, कम बड़ा नहीं किया जा सकता किसी को पनिशमेंट के तौर पे, या फिर किसी से मतलब पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कुछ ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद है नो डिस्कशन ऑन कंडक्ट। जो पार्लियामेंट है वो किसी भी जज के कंडक्ट को, उसके बिहेवियर को और डिसीजन को डिस्कस नहीं कर सकती विदाउट एनी इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी इम्पीचमेंट में तो कर सकते हैं अगर इम्पीच करना है, लेकिन नॉर्मली वो अपनी सेशन में कंडक्ट और डिसीजन को डिस्कस नहीं कर सकते पब्लिकली।
आगे है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल भी, आर्टिकल 50, जो उसकी इजाज़त देता है कि वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगी लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जुडिशरी ऑर्गन। उसके बाद है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको प्रोहिबिटेड है आफ्टर रिटायरमेंट कि वो किसी और कोर्ट में जाके, उसकी लोअर कोर्ट में जाके एक्ट करे, प्रैक्टिस करे। अगर हम देखें प्रैक्टिस का मतलब, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए बैन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बैन नहीं है कि वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड रोल को एक्सेप्ट ना करे। जैसे कि ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन, ये सब वो वहाँ पे वो एक्ट कर सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।